बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इंडिया बिटवीन 1947 एंड 1999। हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा ही खराब नजर आ रहे होते हैं, लेकिन क्या 1947 से 1999 तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हम कह सकें कि नहीं यार, कुछ हालात अच्छे भी रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई हैं इनके दरमियान। तो चलो चल के डिस्कस कर रहे होते हैं पास्ट वर्ड्स का एक सवाल। ये सवाल किन वर्ड्स में आ चुका है? एक तो सवाल आ चुका है इस तरीके से कि पास्ट वर्ड्स में सवाल था, हाउ सक्सेसफुल पाकिस्तान हैज बीन इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद इंडिया बिटवीन 1947 एंड 1999। एक तो ये सवाल आ रहा होता है। इसी के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि दूसरे सवाल में भी यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि अक्टूबर नवंबर 2015 के अंदर ये सवाल आ गया, हाउ सक्सेसफुल हैव इंडिया एंड पाकिस्तान बीन इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द कश्मीर इशू बिटवीन 1947 एंड 1999। भाई 1947 और 1999 के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर इशू को सॉल्व करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं, ये पास्ट पेपर में सवाल आ गया। अब इसके अंदर जो है कश्मीर वाला जो इशू है, वो दोनों सवालों के अंदर कॉमन है। तो हम दोनों सवालों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हम समझ सकते हैं। देखो, वैसे तो तरीकेकार ये है कि आप लोग जब भी कोई आंसर लिखोगे, सक्सेसेस एक तरफ और फेलियर्स एक तरफ, आप लोग टाइम लाइन वाइज नहीं बताएंगे, रदर आप सक्सेसेस और फेलियर्स में अपने आंसर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन क्योंकि फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं एक कहानी 1947 की बताऊं, फिर 74 की बताऊं, फिर वापसी 58 में आ जाऊं, तो आपको समझ नहीं आएगी। लिहाजा मैं आपको समझाते वक्त टाइमलाइन वाइज फॉलो कराऊंगा, लिखवाते वक्त आप लोगों ने उसको सक्सेसेस और फेलियर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। भाई, जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए 1947 में, पाकिस्तान सेपरेशन हासिल करता है, तो दो तीन मेजर इश्यूज जिसमें पाकिस्तान को काम करना था इंडिया के साथ, उसमें से एक बड़ा इशू था रेफ्यूजी प्रॉब्लम। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना चाहते थे। दूसरा मसला था डिवीजन ऑफ एसेट्स, जिसमें दो तरीके के एसेट्स थे, फाइनेंशियल एसेट्स थे और मिलिट्री एसेट्स थे। ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो पाकिस्तान को डील करना था। तो ये दो मेजर इश्यूज के बारे में चलो पहले स्टार्ट करते हैं। भाई पाकिस्तान, तो बेसिकली व्हाट वाज रेफ्यूजी प्रॉब्लम? रेफ्यूजी प्रॉब्लम ये था कि सारे मुसलमान माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आना चाहते थे, और बहुत सारे हिंदूज यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जाना चाहते थे पाकिस्तान से। तो इसके दौरान हो रहा था बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस। हिंदूज और सिख्स को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मुसलमानों ने अपना मुल्क आजाद करवा लिया, उन्होंने अपना मुल्क अलहदा कर लिया। तो हिंदूज एंड सिख्स ऑर्गेनाइज्ड अ मास मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स, एंड इन रिवेंज मुस्लिम्स किल्ड एनी हिंदू दैट वाज फाउंड, एनी सिख दैट वाज फाउंड इन पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा कम्युनल प्रॉब्लम चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसको सॉल्व करने के लिए 1950 में दोनों मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि नेहरू ने और लियाकत अली खान ने आपस में एक पैक्ट साइन किया, जिस पैक्ट में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देंगे, और हम लोग इस फ्री पैसेज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ताकि हम लोग जो है वो जिम्मेदारी ले सकें लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करवाने की। दूसरा प्रॉब्लम था डिवीजन ऑफ एसेट्स का। इसमें पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल रहा है इंडिया के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने में? बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हमें पता है बेटा, पहले तो फाइनेंशियल एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब फाइनेंशियल एसेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि टोटल बैंक में थे 4 बिलियन रुपीस। इंडिया के बैंक में कितने पैसा था? 4 बिलियन रुपीस थे। रेशो डिसाइड हुआ कि 17:5 के रेशो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 17 रुपए इंडिया को मिलेंगे तो 5 रुपए पाकिस्तान को मिलेंगे। ये रेशो था डिवीजन का। ठीक है जी। इसमें पाकिस्तान का शेयर तकरीबन 750 मिलियन बन रहा था। इंडिया ने इनिशियल एक पेमेंट कर दी, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के पैसे देना रोक दिए, क्योंकि कश्मीर इशू पे जंग छिड़ गए थे। तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि एक बार आप ये एक्सेप्ट कर लो कि कश्मीर इंडिया का है, तो फिर हम बाकी आपको पेमेंट्स कर देंगे।
ये इतना ही गलत काम, इतना बड़ा फेलियर था रिलेशनशिप में कि गांधी ने भी हंगर स्ट्राइक कर दी इसके खिलाफ। और गांधी ने कहा हमें पाकिस्तान के लिए इंसाफ चाहिए। वो गांधी के हड़ताल, भूख हड़ताल करने के बाद इवेंचुअली इंडिया ने फर्दर पेमेंट की, और 750 मिलियन में से 700 मिलियन पाकिस्तान ने इंडिया को पे कर दिए। लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो पाकिस्तान को फिर भी कभी नहीं मिली। सो इट वॉज अनदर फेलियर इन रिलेशनशिप्स। फिर एक और एसेट जो था, दैट वाज मिलिट्री एसेट्स। अब मिलिट्री एसेट्स में तीन तरीके के एसेट्स थे: सोल्जर्स, ऑर्डिनेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन और वेपन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पाकिस्तान को हर जगह ही मसले का सामना करना पड़ा। पहली बात तो पाकिस्तान की आर्मी का साइज था 1.5 लाख सोल्जर्स। इसमें पाकिस्तान को ऑफिसर्स चाहिए थे 4,000। पाकिस्तान को ऑफिसर्स कम मिले, जो कि तकरीबन 2,500 थे। चलो इसमें तो फिर भी इंडिया का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ही कभी मुसलमानों को ऑफिसर क्लास नहीं बनने देते थे। तो तभी इंडिया से अलहदा होने के बाद पाकिस्तान के पास सोल्जर्स की कमी थी। ये प्रॉब्लम तो चलो हमने पहले भी पढ़ा, इसमें इंडिया का चलो कोई इतना कसूर नहीं था। लेकिन जो बाकी दो एसेट्स थे, ऑर्डिनेंसेस और वेपन्स, यहाँ पर पाकिस्तान को लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। क्योंकि 16 की 16 ऑर्डिनेंस इंडिया ने रख ली जिधर वेपन्स वगैरह बनते हैं, और पाकिस्तान को कोई ऑर्डिनेंस मिली ही नहीं। पाकिस्तान ने जब प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान ने इसके लिए आवाज उठाई, तो इंडिया ने पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपीस पे किए, जिससे पाकिस्तान सिर्फ एक ऑर्डिनेंस बना पाया। और आप देखोगे किस तरीके से रेशो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 16:1 का रेशो। यानी एक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को मिल रही है जो कि वो खुद बना रहा है, तो इंडिया को बनी बनाई 16 ऑर्डिनेंसेस मिल रही है। उसके अलावा पाकिस्तान को इंडिया ने जो वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, वो भी ओल्ड और ऑब्सोलीट वेपन्स दिए। और वो भी तब दिए जब कश्मीर पे जंग खत्म हो गई। जब कश्मीर पे जंग स्टार्ट हुई तो इंडिया ने पाकिस्तान को वेपन्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिले किया। कहा कि भाई क्योंकि पाकिस्तान ये वेपन्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो हम उनको ये वेपन्स भी नहीं दे रहे। तो ये तमाम तर ऐसे मसले मसाइल थे जिनसे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी खराब कर दिए। जो तीसरा बड़ा इशू था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो था प्रिंसली स्टेट्स का इशू। आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 462 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। भाई ब्रिटिश के टाइम पे 1947 में 462 ऐसी जगह थी जो कि प्रिंसेस के अंडर आती थी, जिनमें तीन जगहों की मैं मिसाल दे रहा हूँ: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिधर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हुए दिखाई दिए। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर की सॉरी हैदराबाद के जो रूलर था, वो उसका मजहब था इस्लाम, वो मुसलमान था, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेज के इसको फोर्सफुली कैप्चर कर लिया, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए। यही काम जूनागढ़ में भी हुआ। जूनागढ़ का रूलर भी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने इसको भी फोर्सफुली कैप्चर कर लिया। और कश्मीर इशू के अंदर तो बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो हमेशा से कश्मीर इशू का ही रहा है। तो हम कश्मीर इशू के बारे में एक अलग से सवाल भी डिस्कस करेंगे। चलो चल के इस सवाल को भी डिस्कस करते हैं, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी खत्म समझ आते रहे और ये वाला सवाल भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। हाउ सक्सेसफुल हैव इंडिया एंड पाकिस्तान बीन इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द कश्मीर इशू बिटवीन 1947 एंड 1999? इसका आंसर भी जानते हैं। भाई हमें पता है कि कश्मीर जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसका बॉर्डर चाइना से भी लगता है, इंडिया से भी लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी कश्मीर। कश्मीर का जो रूलर था इसका नाम था हरी सिंह। क्या नाम था? हरी सिंह। हरी सिंह ना इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था, ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था। तो जब उसको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसने डिले किया आइदर ज्वाइनिंग पाकिस्तान और इंडिया। ये ऐसा क्यों करा था? क्योंकि इसको मालूम था कि मोस्ट ऑफ द 4 मिलियन inhabitants इन कश्मीर, मेजोरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, तो ही माइट बी फोर्स टू ज्वाइन पाकिस्तान। तभी इसने क्या किया, मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेसिव कैंपेन्स स्टार्ट कर दी। ही ऑपरेस द मुस्लिम्स टू ड्राइव देम आउट। और यहाँ से मुसलमान भाग के किधर आए होंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान आए। और जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तानियों को खबर मिली कि कश्मीर में इस तरीके से जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान ने कश्मीर को अटैक कर दिया। अब सोचो कहाँ एक मुल्क की फौज और कहाँ एक सूबे की फौज। तो वो तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता था हरी सिंह। हरी सिंह
तो इंडिया ने कहा हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बस शर्त ये है कि आपको इस बात पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि कश्मीर इंडिया की तरफ है। अब जब मौत सामने खड़ी हुई दे रही हो, भारत सामने खड़ी हुई दे रही हो, तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे, आप हमारी सपोर्ट तो करें भी पाकिस्तान के खिलाफ। और इस तरीके से हिंदुस्तान के टाइम्स मैगजीन के अंदर लिखा गया कि भाई कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। इस बात पे उन्होंने कहा हरी सिंह को अटैक नहीं करो, अब इंडिया को ही अटैक करने का टाइम आ गया। और इस तरीके से 1948 में ही पाकिस्तान और इंडिया आपस में अपनी पहली जंग लड़ते हुए नजर आ रहे थे। नाइदर साइड वॉज एबल टू फाइट अ डिसाइसिव विक्ट्री, क्योंकि दोनों साइड्स अभी इतनी मजबूत ही नहीं थी कि वो बड़ी लंबी जंग लड़ सके। तो द मैटर वॉज रेफर टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ ने एक अच्छा काम किया, इनके दरमियान सीज फायर अरेंज कर लिया। और उन्होंने कहा प्लेबिसाइट होगा ताकि हम कश्मीर की आबादी से जान सकें कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को। उस टाइम तक हम लोग क्या करेंगे, कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे देंगे। तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाएगा डिस्प्यूट के तौर पे, और कुछ इंडिया को मिल जाएगा। तो कुछ तो हल निकाला यूएनओ ने, तभी हमने इसको ग्रीन से लिखा, इसको पॉजिटिव वे में लिखा। लेकिन वी ऑल नो दैट इंडिया वाज गिवन द लार्जर पार्ट एंड पाकिस्तान वाज नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि जो कैपिटल था श्रीनगर वो भी इंडिया को दे दिया गया, और बड़ा पार्ट कश्मीर का वो भी इंडिया को दे दिया गया, जबकि यहाँ पे ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। और जिस प्लेबिसाइड का वादा किया था वो प्लेबिसाइड दरअसल कभी हुआ नहीं। तो देख रहे हो कि कश्मीर इशू पे कितने मसले मसाइल होते रहे। आगे 1950s में भी इसके दरमियान मसले मसाइल रहे। 1954 और 55 के दरमियान देर वर सेवरल अटेम्प्ट्स बाय इंडिया कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको वो इंडिया का पार्ट डिक्लेयर कर दे। 1994 और 95 के दरमियान इंडिया ट्राइड टू इंटीग्रेट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इनटू इंडिया, उसने इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश की। फिर यूएनओ ने कहा कि भाई ये तो काम सही नहीं हो रहा। तभी 1957 में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंफर्म किया कि कश्मीर ना इंडिया का ना पाकिस्तान का है, रेदर इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया इस पे अपना हक नहीं जमा सकता। अब ये मसले मसाइल चल रहे थे तो क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। जब इंडिया कश्मीर को अपना पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा था तो पाकिस्तान को भी टेंशन स्टार्ट हुई। यही वजह है कि अयूब खान के टाइम यानी 1965 में हमने अपनी फोर्स भेज के इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाने के लिए वहां पे अपनी फौज भेज दी। बेटा पाकिस्तानी होप कर रहे थे कि जब वो हमारी फौज दिखेंगे कश्मीरी, हमें सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से लोकल्स के साथ मिलके हम कश्मीर को फतह कर लेंगे। लेकिन जितनी सपोर्ट पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी सपोर्ट एक्चुअली मिली नहीं। और उल्टा इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के शहर लाहौर को अटैक कर दिया और उसके बाद सियालकोट को भी अटैक कर दिया। ये जो वॉर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ गई थी, ये 3 हफ्ते तक चलती रही। और इवेंचुअली समहाउ विद द हेल्प ऑफ द लोकल्स पाकिस्तान वाज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ। यही वजह है कि हम 6 सितंबर को मुल्क में डिफेंस डे मनाते हैं, कि हम लोग किसी तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड कर पाए, इवन दो वी फेल टू कैप्चर कश्मीर एंड वी लॉस्ट दैट 1965 वॉर। तो these are all the failures in maintaining good relationships. However, ये वॉर खत्म होती है 1966 के अंदर और सोवियत यूनियन जो है वो इंटरवीन करता है। बेसिकली यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, हमें पता है रशिया इसी में से निकला था, सोवियत यूनियन का बैकग्राउंड हमें मालूम है, हमने जियोलॉग के टाइम में भी सोवियत के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो सोवियत यूनियन ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए। उसने एक एग्रीमेंट अरेंज करवाया ताशकंद में, और इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया। If someone does not know the meaning of ceasefire means a temporary agreement to end the war. तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेम्पररी एग्रीमेंट हो गया, जिसकी फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे आपसे शेयर की हुई है। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो सॉरी, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री दिखाई देते हैं।
With the Tashkent Agreement was a good event, a good success in maintaining या improving relationship between India and Pakistan. But in reality, Tashkent Agreement was a failure. Why? Because पाकिस्तान ने ताशकंद एग्रीमेंट के बाद डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान ये जंग जीता है, और इंडिया ने भी ऐसा ही डिक्लेयर किया कि इंडिया ये जंग जीता है. लेकिन neither country was satisfied with this. The people of the country were not satisfied with this agreement. पाकिस्तान ये कह रहा था कि अगर आप ये जंग जीत चुके हैं तो कश्मीर हमें क्यों नहीं मिला, और इंडियंस ये कह रहे थे कि अगर हम ये जंग जीत चुके हैं तो फिर पाकिस्तान ने कहीं लिख के क्यों नहीं दिया कि वो कश्मीर को इंडिया का एक्सेप्ट करते हैं और आइंदा इस पे कभी अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो असल में दोनों कंट्रीज के लिए बस ये ऑन पेपर जीत थी. ऑन ग्राउंड असल में ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा. बेटा, इनफैक्ट इसके कुछ ही टाइम बाद इमीडिएटली आफ्टर दिस एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से ताशकंद एग्रीमेंट कभी फॉर्मली अरेंज नहीं हो पाई. यानी इस पे जो माहिदा था, जो जो बातें हुई थी, वो कभी भी इम्प्लीमेंट एक्चुअली नहीं हो पाई. फिर हम देखते हैं आगे चल के भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, जिसमें कश्मीर जो है वो इन्वॉल्व नजर आया. फॉर एग्जाम्पल, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान हम देखते हैं कि कशीदगी होती है, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के दौर का पाकिस्तान बंगाल को अटैक करता है, अपने ही मुल्क को अटैक करता है, तो इंडिया डिक्लेयर कर देता है सपोर्ट बंगालीज के लिए. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री, और इंडिया ने यहाँ के बंगाली रेफ्यूजीज को अपने मुल्क पे पनाह दी. ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनकी एक रिबेल फोर्स तैयार की जिसका नाम था मुक्ति बहिनी. तो जब इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल साइड पे, तो बदले में पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब को अटैक किया. तो यहाँ पे फिर कश्मीर की इन्वॉल्वमेंट आ गई. बेटा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर जंग होती हुई नजर आई, और यहाँ पे फिर से एक बार कश्मीर इन्वॉल्व नजर आया इसमें. पाकिस्तान का मकसद ये था कि वो अगर इंडिया को प्रेशराइज करेगा तो इंडिया अपनी फोर्सेस बंगाल से वापसी ले आएगी. लेकिन यूएनओ की तरफ से बहुत प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, एंड पाकिस्तान हैड टू सरेंडर. पाकिस्तान ने क्या किया, इवेंचुअली सरेंडर कर दिया इंडिया के आगे, और पाकिस्तान के जो 90,000 सोल्जर्स इंडिया के अंदर लड़ रहे थे उनको उनको सरेंडर करना पड़ा, और दे वर कैप्चर्ड बाय द इंडियन फोर्सेस. वो तो जब 1972 के अंदर भुट्टो पावर में था और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, विच वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए. बेसिकली व्हाट वाज सिमला एग्रीमेंट, भुट्टो ने अग्री किया कि अगर पाकिस्तान को वो 90,000 सोल्जर्स वापसी मिल जाए तो बदले में वो कश्मीर इशू को कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स में डिस्कस नहीं करेगा, विच वॉज अ सक्सेस इन रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा जंग किस इशू पे नजर आती थी, कश्मीर इशू पे. और जब कश्मीर इशू पे भुट्टो ने मुआहिदा साइन कर लिया तो ना सिर्फ 90,000 सोल्जर्स वापसी आए, बल्कि जंग के इम्कानात भी कम हो गए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. So this was a success in relationships between India and Pakistan. लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, एंड इंडिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट करता रहा पाकिस्तान के ऊपर, लैक ऑफ ट्रस्ट शो करता रहा बिटवीन 1971 एंड 1988. पास्ट पेपर्स में ये सवाल आ गया. सवाल क्या आया, व्हाई डिड इंडिया distrust why did Pakistan distrust India so much between 1971 and 1988? My dear students, past papers का ये सवाल आ चुका है, why did
Pakistan distrust India so much between 1971 and 1988? भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया को इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट क्यों करता था, यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों था बिटवीन 1977 1971 एंड 1988? ठीक है जी बेटा, पाकिस्तान ने 1971 में शिमला एग्रीमेंट साइन तो कर लिया, जिससे हमारे जो सोल्जर्स थे जो हैं वो वापसी तो आ गए, पॉजिटिव बात है। फिर क्यों लैक ऑफ ट्रस्ट है? क्योंकि 90,000 सोल्जर्स के बदले में इंडिया ने हमें हमें क्या किया, मैनिपुलेट किया एक ऐसे एग्रीमेंट में जिधर हमें कश्मीर इशू पे, कश्मीर प्रॉब्लम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। दिस अनॉयड पाकिस्तान, जिस जो कि चाहता था कि जो सोल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू निकले, लेकिन भुट्टो ने एग्री कर दिया कि वो किस कश्मीर इशू को किसी इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस नहीं करेगा। तो इस दर पाकिस्तान काफी नाखुश नजर आ रहा था। उसके बाद बेटा, another reason why Pakistan distressed India was Pakistan was shocked at India's nuclear test program in 1974. बेसिकली क्या होता है, पहली बात तो पाकिस्तान 1965 और 71 की जंग में इंडिया को हरा नहीं पाए। अब नजर ये आ रहा है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है और इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया 1974 में। तो भुट्टो को बड़ी टेंशन स्टार्ट हुई, क्योंकि अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाता तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता। तो भुट्टो ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान को भी हर हाल में अपने न्यूक्लियर पावर को डेवलप करना पड़ेगा। भुट्टो ने कहा कि अगर हमें घास खा के भी जिंदा रहना पड़े तो हम रहेंगे, लेकिन अपने मुल्क को एक एटमी कुवत यानी कि न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। एक और रीजन बेसिकली ये था कि जब 1980s के अंदर इंडिया के अंदर सिखों ने अपनी एक मूवमेंट चलाई, उन्होंने सेपरेट होमलैंड डिमांड कर दिया। तो इंडिया ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व। ये बात कुछ हद तक सच है कि जियाउल हक ने अनाउंस किया था कि हम भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ने में अपना किरदार अदा किया, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने में अपना किरदार अदा किया। तो हम भी चाहते हैं कि इंडिया भी इस तरीके से टूटे और सिखों का अपना मुल्क आजाद हो जिसका नाम खालिस्तान रखा जाएगा। पाकिस्तान ने बेशक इंडिया के खिलाफ इनको सपोर्ट अनाउंस तो किया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए। बेसिकली 1984 के अंदर मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया सिक्स में। तो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इन्होंने ओपनली एक्यूज किया पाकिस्तान को दैट पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व इन द सिक्स सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो इनडायरेक्टली ही ब्लेम पाकिस्तान टू बी इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ हिज मदर। वो कहते हैं इंदिरा गांधी के कत्ल में भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि 1987 में हालात मजीद कशीदगी के शिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा गया, मालूम होता था कि इंडिया ने जो राजस्थान का डेजर्ट है उसमें अपनी आर्मी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान इस टाइम पे किसी जंग की सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। तो बेसिकली होता क्या है कि इस टाइम पे जब जियाउल हक पावर में थे तो उन्होंने देखा कि हमें हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राजस्थान के डेजर्ट्स पे जो कि बिल्कुल सिंध से करीब है, वहां पर अगर इंडिया की फौज मूवमेंट्स कर रही हैं तो वो किसी भी टाइम पाकिस्तान को अटैक कर सकती हैं और दोनों कंट्रीज के लिए वॉर एक नुकसानदेह चीज साबित हो सकती है। तो इस टाइम पे जियाउल हक ने क्रिकेट का फायदा उठाया और इस चीज को हम कहते हैं द क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑफ 1987। होता क्या है, देयर वाज अ मैच इन इंडिया, जयपुर में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और जियाउल हक ने उस मैच को अटेंड किया। वहां पर इसने मैच के बहाने से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह से मुलाकात की और उन्होंने जो टेंशन थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उनको रिजॉल्व करके वॉर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन को अवॉइड किया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं उस टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान की टीम का मैच हो रहा था और जियाउल हक ने उसको अटेंड किया। तो इस इंसिडेंट को द क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं 1987। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ आ रहा है। बेटा हमें मालूम रहा कि जियाउल हक के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी खराब रहे, खासतौर पे इसलिए कि जिया एक मिलिट्री रूलर था। तो आपको पता है इंडिया से ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा था।
एंड राइटली सो, मामला भी कुछ इस तरीके के थे। लेकिन जब बेनजीर पावर में आए तो बेनजीर ने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान ने बेनजीर के टाइम पे चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, हमें मालूम है कि बेनजीर के टाइम पे एक सक्सेस ये थी, इंटरनेशनल सक्सेस ये थी कि बेनजीर ने सार्क कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। उस टाइम पे राजीव गांधी ने भी इसको अटेंड किया और राजीव गांधी के साथ मुलाकात करके तीन मुख्तलिफ मुलाकातों में तीन डिफरेंट पीस ट्रीटीज, पीस एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पहला मुआहदा ये किया कि इंडिया और पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है और मिलिट्री टेंशन है बॉर्डर पे उसको कम करने के लिए अपने अपने बॉर्डर से मिलिट्रीज को कम कर देगा, उधर से सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। दूसरी बात, इन्होंने एक मुआहदा किया कि दोनों एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं करेगा। साथ साथ बेनजीर ने इनके साथ एक और एग्रीमेंट किया कि बेनजीर सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा उधर से भी पाकिस्तान को इसने फ्री किया जो इल्जामात बिन पाकिस्तान के सर पे लग रहे थे। बेटा, यहाँ पर देखा गया तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ हद तक बेहतर हो रहे थे, लेकिन जो आईजेआई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जैसी पार्टीज थी, उन्होंने बेनजीर की किरदार कशी स्टार्ट कर दी। ये क्या बात है कि बेनजीर ने 3 रातों में राजीव गांधी के साथ मुलाकात करके तीन तीन एग्रीमेंट साइन कर दिए। ये बहुत ही लो लेवल की बातें थी जो बेनजीर के बारे में हो रही थी, लेकिन बेनजीर ने उतना नीचपन नहीं दिखाया और बेनजीर ने इसका जवाब सियासी तौर पे दिया रेदर देन किसी की किरदार कशी करे। यानी कि बेनजीर ने इंडिया को जिधर सपोर्ट करती हुई नजर आई कुछ कॉजेस पे, वहीं इसने बेनजीर ने इंडिया के ऊपर, इंडिया के खिलाफ आवाज भी उठाई। फॉर एग्जाम्पल, बेनजीर ने 1988 के अंदर यूएनओ से सवाल उठाया कि सर, जिस प्लेबिसाइड का इसने वादा किया था वो प्लेबिसाइड आज तक हुआ क्यों नहीं। यानी कि बेनजीर ने वापसी कश्मीर इशू पे आवाज उठा ली कि भाई कश्मीर इशू आज तक हल क्यों नहीं हुआ। तो इधर हमने देखा कि बेनजीर ने फिर से उस गड़े मुर्दे को उखाड़ा कि भाई 1948 में जो वादे किए थे कि प्लेबिसाइड होगा और कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को, वो आज तक हुआ क्यों नहीं। उसके अलावा बेनजीर ने कश्मीरियों को होल हार्टेड सपोर्ट भी अनाउंस की। बेनजीर ने कहा हम अपने ऑफिसर्स भी भेजेंगे और $5 मिलियन की भी सपोर्ट अनाउंस कर दी कश्मीरीज की वर फाइटिंग फॉर देयर कॉज। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर से थोड़े थोड़े कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको मालूम है, फिर नवाज शरीफ पावर में आया, फिर बेनजीर पावर में आए, फिर नवाज शरीफ पावर में आया। तो जब नवाज शरीफ सेकेंड टाइम पावर में आया, उस टाइम फिर कुछ कोशिशें की गई कि ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि ताल्लुकात खराब होते हुए कुछ नजर आए। मैं जरा सवाल शेयर कर दूं आप लोगों से, साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखाता रहूं कि इसके आंसर में पॉइंट्स कैसे और किस लेंथ पे लिखने होते हैं। जरा मुझे एक सेकंड देना, मैं नोट शेयर कर दूं अपने। देखो भाई, सवाल किस तरीके से है, हाउ सक्सेसफुल इज पाकिस्तान इन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया बिटवीन 47 एंड 99। तो किस लेंथ पे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। भाई ये वो लेंथ है जिसमें आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। हाँ, आप सक्सेस एक तरफ करेंगे, फेलियर्स एक तरफ करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइमलाइन वाइज बताया है ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है जी। हमने कहाँ तक पढ़ा भाई, हम लोगों ने पढ़ा 1984 के अंदर जो बे इल्जामात लगे थे जियाउल हक के टाइम पे, फिर बेनजीर ने किस तरीके से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। होता कुछ इस तरीके से है कि जब नवाज शरीफ पावर में थे, यानी जब सेकंड टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर बना, तो 1998 के अंदर इंडिया ने एक बार फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर दिया और 2 ही हफ्ते लेटे बाद, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने भी चाकी हिल्स पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया। जब दोनों कंट्रीज ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए तो देर वॉज एन इंटरनेशनल आउटक्राई कि दोनों मुल्क में अमन और सलामती के खिलाफ काम करें। तो यूएनओ ने जो है वो रेजोल्यूशन पास किया और दोनों कंट्रीज से कहा कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एंड करें। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम अग्री करते हैं कि हम लोग अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग रोक देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इंडिया भी इससे अग्री करे। इंडिया ने अग्री नहीं किया, जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब नजर आ रहे थे। लेकिन लेकिन इवेंचुअली जाके 1999 के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने
फरवरी 1999 में एक मीटिंग की वाघा बॉर्डर पे, और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था लाहौर डिक्लेरेशन। और इसमें इन्होंने अग्री किया कि दोनों अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकेंगे। नजर आ रहा था कि हालात शायद कुछ बेहतर हो जाए, तो पाकिस्तान ने दोबारा से कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से हालात खराब होते हुए नजर आए। अप्रैल 1999 में पाकिस्तान ने फिर से एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया के कश्मीर में दो टाउन्स को अटैक कर दिया। वन ऑफ देम वाज नोन एज कारगिल एंड द अदर वन वाज नोन एज द्रास। एक था कारगिल और दूसरा था द्रास। भाई कारगिल और द्रास की अगर मैं बात करूं तो कारगिल की मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। कारगिल कहाँ पे है? देखो कारगिल जो है, करतू जो पाकिस्तान का है इसके पास पास है। तो नहीं बात, यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया एक तो कारगिल में, और दूसरा जो टाउन था वो द्रास का था, यहाँ पे अटैक कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और इंडिया को अटैक कर दिया, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लेके गए थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। ठीक है जी, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। उस टाइम पे यूएनओ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया और कहा कि भाई इस अपनी फोर्स को वापसी लेकर आए। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सी फौज गई है, हमारी तो कोई फौज ही नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ, जब मजीद प्रेशर आया तो नवाज शरीफ ने मजबूरन परवेज मुशर्रफ से कहा अपनी फौज लेकर वापसी आ जाए। इस हार का, इस फेलियर का कि कारगिल में हमने अटैक करने की कोशिश की लेकिन हम नहीं कर पाए, जिम्मेदार कौन था इस हार का? नवाज शरीफ कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने सुस्ती दिखाई, अगर वो जल्दी काम कर लेता तो हम लोग आज कश्मीर हमारा होता। जबकि परवेज मुशर्रफ का ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ थोड़ा सा सब्र कर लेता और हमें वापसी ना बुलाता तो आर्मी अपना काम मुकम्मल करके ही आती और आज कश्मीर हमारा होता। दिस वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ डिसकंटेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ एंड द आर्मी परवेज मुशर्रफ। और इवेंचुअली हमें पता है कि यही वजह थी कि परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के मामला मजीद खराब हुए एंड इवेंचुअली मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया। आई होप कि ये क्लियर हो गया सारी चीजें। यहाँ पे मैंने मार्क स्कीम भी शेयर की हुई है, हाउ सक्सेसफुल इंडियन पाकिस्तान इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। बेटा जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से कम 3 सक्सेसेस और 3 फेलियर्स उठा के लिख देने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। जो जो बातें हमने सारी पढ़ी हैं वही यहाँ पे लिखी हुई।